एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे दो ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में जिन्होंने म्यूजिक वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम कमाया, बट हमें उसके साथ पता चलेगा कि कैसे हर एक के लिए लाइफ जो है वो आसान नहीं होती। कैसे अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो हम लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं जो एक्चुअल में आपको लगेगा कि आपके पास अगर सब कुछ है तो भी आप नहीं अचीव कर पा रहे थे। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका पैशन और आपका हार्डवर्क ही मैटर करता है। उसके अलावा आपके पास क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, वो मैटर नहीं करता। इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर यहां पे ठान लिया तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। दो ऐसे लोग, एवलिन और हमारे मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह जी की ये कहानी है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने लाइफ के अंदर चैलेंजेस देखे, बट उन सभी को ओवरकम करके कैसे वो पूरे वर्ल्ड में इतने ज्यादा फेमस हो गए। तो आई थिंक आप सभी रेडी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। एवलिन ग्लेन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। हमारी ये जो एवलिन है ना, ये सुन नहीं सकती थी। अभी अगर सुन नहीं सकती है तो कैसे कैसे म्यूजिक की दुनिया में इन्होंने नाम कमाया होगा? सोचने वाली बात है ना। आइए देखते हैं। चलिए, लर्निंग टू फील साउंड। सबसे पहला जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है कि अब उन्हें सुनाई नहीं देता था, बट ऐसा नहीं था कि उन्हें बचपन से ही सुनाई नहीं देता था। ये जो प्रॉब्लम आया था ये धीरे धीरे करके आया था, लेकिन इन्होंने जो भी चीजें आगे सीखी या आगे की वो कैसे की, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस चैप्टर से ही हमें उसका आंसर मिलेगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है कि लर्निंग टू फील साउंड। अभी साउंड को सुना तो जाता है, बट यहां पर एवलिन कैसे उसे फील करना सीखती हैं वो हमें बताया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। थीम क्या है? द थीम ऑफ द स्टोरी एंड द मैसेज वी गेट फ्रॉम द स्टोरी क्या है? द स्टोरी ऑफ एवलिन ग्लेनी इज a motivational story. It inspires all of us to overcome our physical disabilities and achieve our dreams and goals just like Evelyn did. तो बेसिकली जो थीम है वो ये बताती है कि हमारे पास कोई भी अगर फिजिकल डिसेबिलिटी भी है, ठीक है, और फिजिकल भी नहीं, कोई और भी डिसेबिलिटी है, कोई भी ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि हमें पीछे खींच रही है हमारे गोल तक जाने में, तो कहीं ना कहीं हमें एवलिन से सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने जो ड्रीम्स हैं उसे अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं हार्डवर्क के साथ। राइट अगर हमने ठान लिया है ना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अभी की अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आपका पैशन क्या है वो बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. अभी प्लेटफॉर्म का सीन बताया है और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सभी पता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भड़का होता है और लोग एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन बताया था जहां पर भीड़ जो है वो इधर उधर हो रही थी, ठीक है। एंड अ स्लाइट गर्ल एज इन छोटी पतली सी एक लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, और भाई जवान दिख रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि 17 साल की, बहुत छोटी लग रही थी। Was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. अभी वो एक्साइटेड भी थी लेकिन नर्वस भी थी, क्योंकि जब उसे ट्रेन की वो जो वाइब्रेशंस सुनाई देती है या फील होती है, आपको पता है ना कि जब ट्रेन आने वाली होती है तो ऑब्वियसली पता चल जाता है, लेकिन अगर एक जो डिसेबल इंसान है उसको ऑब्वियसली उनकी और सेंसेस बहुत ज्यादा तेज काम करती हैं। तो यहां पर एवलिन जो है उसको वो वाइब्रेशंस फील होना शुरू हो गए थे जैसे ही जो ट्रेन है अप्रोचिंग एज इन पास आ रही थी। राइट इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उनका फर्स्ट डे था। कहाँ का? वो जा रही थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। एंड डॉन्टिंग एज इन फ्राइटनिंग। भाई वो ऑब्वियसली डरी हुई थी क्योंकि वो एक बहुत ही छोटी सी जगह से बिलोंग करती थी, टीनेजर थी, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. लेकिन ये जो हमारी म्यूजिशियन थी जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, ये faced a bigger challenge than most. एक यही इनके पास चैलेंज नहीं था कि वो एक स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करती थी या बहुत छोटी सी जगह से आई थी। बड़ा चैलेंज ये था, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। भाई उन्हें सुनाई नहीं देता था, ठीक है। अभी अगर कोई एक इंसान डेफ है, सुनाई नहीं देता है, तो वो म्यूजिक अकेडमी में जा रहा है, सोचने वाली बात है ना। कैसे? आखिरकार हुआ क्या होगा? देखो, एवलिन ग्लेने लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अभी इनका जो लॉस ऑफ हियरिंग था ना वो ग्रेजुअल एज इन
ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ही सुन नहीं सकते थे, ऐसी थी कि भाई धीरे धीरे करके ये जो प्रॉब्लम हुई थी वो उनको धीरे धीरे करके हुआ था, पहले वो सुन सकती थी। Her mother remembers noticing something was wrong with the 8-year-old Evelyn. अभी जब वो 8 साल की थी ना तो उनकी माँ को लगा, क्या लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है एवलिन के साथ। तब उन्होंने 8 साल की जब वो थी तब नोटिस करना शुरू किया था। एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब एवलिन जो थी वो 8 साल की थी और वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। जब उन्होंने उसका नाम पुकारा ना तो वो हिली नहीं, मूव नहीं किया उन्होंने, ठीक है। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, तो उसे एकदम से रियलाइज होता है कि शायद उसने सुना नहीं। सेज इजाबेल ग्लेने, for quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अभी ध्यान से सुनिएगा, थोड़े समय के लिए एवलिन जो थी वो छुपा पाई थी, ठीक है, छुपा पाई थी किसको, अपनी ये जो धीरे धीरे बढ़ रही डेफनेस थी उसको अपने फ्रेंड से और लोगों से, ठीक है। इतनी जल्दी लोगों को इतना पता नहीं चला उस चीज के बारे में। बट बाय द टाइम शी वाज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. But by the time she was 11, लेकिन जब वो 11 साल की, 8 साल से उन्हें लगने लगा था, and by the time she was 11, her marks had deteriorated. उनके जो मार्क्स थे वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे थे, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. और उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी ना, उन्होंने फिर उनके पेरेंट्स को बोला कि भाई तुम इसको डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, कंडीशन खराब है तुम्हारे बच्चे की, कुछ तो मुझे गड़बड़ यहाँ पर लग रही है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। क्या हुआ था, उसकी जो सुनने की ताकत थी ना वो बहुत ज्यादा, सिवियरली इम्पेयर्ड मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, और जिसकी वजह से वो जो नर्व थी वो धीरे 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 करके बिल्कुल खत्म हो गई थी, जिससे उन्हें सुनाई देता था, ठीक है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी चीजें होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपके सामने, तो यहाँ पर उसके सामने भी ये चैलेंज आया, उसे एडवाइस किया गया शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड, कि भाई जो सुनने वाला हियरिंग एड था बोले वो लगवा देना चाहिए इनका, और इसको एक ऐसे ही स्कूल में भेज देना चाहिए जो डेफ लोगों के लिए होता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। तो एवलिन एकदम से बोलती है कि यार पता है क्या हुआ, एकदम से ना मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जो था ना वो एकदम ब्लैक हो गया। ब्लैक हो गया का मतलब पता है क्या है, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में ना एकदम से अंधेरा छा गया। एक सेकेंड बच्चे, यस, ठीक है। तो उन्हें क्या लगा कि एकदम से मेरे पूरे जीवन में अंधेरा छा गया, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में क्या बोला हुआ था कि उन्हें, अभी स्टार्टिंग में तो नहीं थी ना, जब हम यहां पर पढ़ते हैं तो धीरे धीरे एस्पायरिंग म्यूजिशियन बनना चाहती थी, पर एक बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज आया, शी वाज प्रोफाउंडली डेफ, कि भाई धीरे धीरे बिल्कुल एक्सट्रीमली उनको सुनना ही बंद हो गया। तो ये एकदम से नहीं हुआ था, ये ग्रेजुअल हुआ था, धीरे धीरे हुआ था। उनकी नर्व डैमेज हुई और सब कुछ एकदम से क्या हो गया, लाइफ में उन्हें लगा कि भाई मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है, और उसे लगा एकदम से मेरी पूरी दुनिया पे एकदम अंधेरा छा गया होगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो गिव अप करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। बट वो बिल्कुल फोकस्ड थी इस चीज को लेकर, डिटर्मिन्ड थी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जीऊंगी, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और मेरा जो इंटरेस्ट है म्यूजिक के अंदर मैं उसे ही परस्यू करूंगी। ये जो चीज मेरे साथ हुई है इसको मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी और अपने ड्रीम्स के ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। गेटिंग माई पॉइंट? One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play too. अब एक दिन उसने उस एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा, इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड उसने सोचा कि भाई मुझे भी ना यही बजाना है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अभी ज्यादातर जो टीचर्स थे ना उन्होंने डिस्करेज किया उसको कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया इस चीज में। बट
परक्यूशनिस्ट अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एटसेट्रा, ठीक है। तो एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उसका पोटेंशियल समझ लिया था कि इस लड़की में कुछ ना कुछ खासियत है। मुझे लगता है कि जितने भी बड़े लोग बने हैं आज तक, या जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उन सबकी लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा जरूर आया है जिसने उसके टैलेंट को पहचाना और उसको तराशा। तो गुरु जो होता है ना, मुझे लगता है हर एक इंसान की लाइफ में होना चाहिए, और एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपके अंदर के टैलेंट को समझ पाए, ठीक है ना, कि आपको फोर्स करे किसी एक चीज के लिए कि नहीं तुम ऐसे खेलो। आप सबने सुल्तान मूवी तो देखी ही होगी, सुल्तान नहीं सॉरी हमारी ये दंगल मूवी देखी है ना। उसके अंदर हमारी जो गीता बबीता थी, तो वो जब जाती है बाहर, तो वहां जो उसके दूसरे कोच उसे मिलते हैं, आपको याद है, वो उसके मतलब उसका जो नेचुरल तरीका है खेलने का, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। और जब वो उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, उसका जो परफॉर्मेंस है वो गिरने लग जाता है, राइट। तो यही होता है, एक गुरु का काम क्या होता है कि जिस चीज में आपका बच्चा अच्छा है, आप उसे और ज्यादा तराशो, उसको बेस्ट बनाओ, राइट, चीजों को ठीक करो। तो यहां पर उन्होंने यही किया, ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes। अभी क्या करना शुरू किया, उन्होंने शुरू किया कि ड्रम्स जो थे ना, बड़े बड़े अलग अलग नोट सुन के बजवाने शुरू किए, 2 large ड्रम्स के, एक का हाई था एक का लो था। कैसे, देखना, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, वो बोलते देख अपने कान से मत सुन, अपने कान से मत सुन। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कुछ अलग तरीके से इसे सेंस करने की कोशिश कर, है ना। सेज एवलिन, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। अभी एवलिन कहती है, एकदम से मुझे ऐसा एहसास हुआ, I could feel the higher drum from the waist up, जो higher drum था ना, उसको मुझे वेस्ट से ऊपर फील हो रहा है, and the lower drum from the waist down, और lower drum के जो वाइब्रेशंस है या जो साउंड है वो नीचे की तरफ फील हो रहा है। तो हो सकता है, राइट। Forbes repeated the exercise, Forbes ने ये एक्सरसाइज रिपीट की, एंड soon Evelyn discovered that she could sense certain notes। और एकदम से धीरे धीरे एवलिन को ये रियलाइज हुआ कि मैं सेंस कर सकती हूँ सर्टन नोट्स, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, मेरे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। कैन यू इमेजिन दैट, कितनी जबरदस्त चीज है यार ये, है ना। तो मैं, भगवान अगर 10 दरवाजे बंद करता है ना, तो एक छोटी सी खिड़की खोल देता है तुम्हारे लिए, उस छोटी सी खिड़की को बड़ा दरवाजा तुम्हें बनाना पड़ता है, ठीक है ना। सो आई हैड लर्न्ड टू ओपन माय माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, और फिर मैंने शुरू किया सीखना, ठीक है। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माय माइंड एंड बॉडी, मैंने अपने माइंड और बॉडी को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया, और साउंड्स और वाइब्रेशंस जो हैं उनसे कनेक्ट किया, और इस तरीके से मैं अपने म्यूजिक के वर्ल्ड में आगे बढ़ी, एज एन एवलिन अपने म्यूजिक के वर्ल्ड में आगे बढ़ी। आप लोग जब जिम जाओगे ना, मतलब जाओ, अगर कुछ बच्चे जाते होंगे या जाएंगे या आगे, वहां पर भी बोला जाता है कि केवल अगर आप बिना मसल माइंड कनेक्शन के अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो किसी काम की नहीं है। वो बोलते हैं कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यू नीड टू फील दैट कौन सा बॉडी का पार्ट आप, ठीक है, फोकस कर रहे हो, और देन एक्सरसाइज करो। ये मसल माइंड कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब बॉडी बनती है। तो कहने का मतलब हर एक जगह यही है कि आपको वो कनेक्ट करना पड़ेगा अपने ब्रेन से। यहां पर जो सीख रही है ना, वो भी यही कर रही है ना, कि उसने अपनी बॉडी को और अपने माइंड को कनेक्ट कर लिया, बेशक उसे सुनाई नहीं देता था, right? Yes, she never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. अभी उसके बाद जैसे ही उसको ये रियलाइज हुआ ना कि अच्छा इसको ऐसे फील किया जा सकता है, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, and she toured the United Kingdom with a youth orchestra, और एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ जिसमें अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं, उनके साथ उसने टूर किया। By the time she was 16, जब तक वो 16 की हुई, she had decided to make music her life, और उसने ये decide कर लिया कि I am going to make this my life, I am going to work on music for my entire life, and this is my passion, and I will achieve name in this field only, and that is the only thing you need in your life। अगर आपने एक बार सोच लिया है कि मुझे ये करना है, then करना है, अब चाहे कुछ रहे या ना रहे, doesn't matter, right? So she auditioned for the Royal Academy of Music, ऑडिशन दिया उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, और स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। अकेडमी की हिस्ट्री में आज तक इतना किसी ने स्कोर नहीं किया जितना हमारी एवलिन ने किया।
Oh my God, she gradually moved from orchestral work to solo performances और धीरे 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 orchestral work से उन्होंने solo performance करना start कर दिया and at the end of her 3-year course और 3 साल के उनके proper course के बाद she had captured most of the top awards. जितने भी जो बड़े बड़े अवार्ड्स थे ना सारे अपने नाम कर चुकी थी वो. कैन यू इमेजिन? आई एम गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ. सोचो, राइट? सो ऑडिशन एज इन जो शॉर्ट परफॉर्मेंस देते हैं, आप सबको मालूम है. आगे बढ़ते हैं. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. वो कहती है ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बहुत ही कोई एक हीरोइक अचीवमेंट. ना 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 ना. इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क. ठीक है, उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है यार. ये तो ऐसा कुछ नहीं होता है. उसने काम किया उस चीज को, उसने बनाया है उसको अपने लिए. किस्मत, अपनी किस्मत उसने बनाई है, खुद बनाई है. राइट? सो इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. और अगर आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं आप पहुंच जाओगे वहां पर. राइट? एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और कहां पहुंची वो? सीधा आसमान में, टॉप पर बेटे. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. भाई वो टॉप पे थी. सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट एज इन बहुत ही फेमस. मल्टी परक्यूशनिस्ट क्या होते हैं? जो अलग अलग ये बजा लेते हैं, जिसमें परफेक्ट होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में. तो भाई विद अ मैस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. सोचो. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. और भाई हमेशा टूर पर ही रहती थी, ऐसा भी नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि वेली थी, इतना सब कुछ मैनेज कर रही थी और साथ में इतनी चीजें सीख रही थी और टॉप पे बैठी थी. टॉप पे बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ना. इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली. इंट्रीगिंग एज इन फैसिनेटिंग, कि उसको देखना कि वो इतना एफर्टलेसली कैसे ये सब कर रही है विदाउट हियरिंग, जबकि वो सुन नहीं सकती. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. बोले 2 घंटे हमारा डिस्कशन हुआ, ऐसा नहीं था कि एक भी वर्ड उसने मिस किया. अब वो क्या करती है? वो फेशियल एक्सप्रेशंस, लिप मूवमेंट्स से जानती है कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है ना. तो वो कह रही है कि हमने 2 घंटे तक उससे बात की एंड शी इज सो परफेक्ट कि वो एक वर्ड भी मिस नहीं करती है पूरे कॉन्वर्सेशन में. आई मीन men with bushy beards give me trouble, she laughed. हंस के बोलती है, जो जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है ना, ये परेशान कर रहा है मेरे को. एज इन कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे उससे, है ना. सो इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज. तो वो कहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिप्स ही देखने होते हैं. ठीक है, इट्स द होल फेस, पूरा फेस देखना होता है. स्पेशली द आईज, खासतौर पर आंखें. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. वो कहती है कि वो बहुत ही फ्लॉलेसली बोलती है. ठीक है, विद अ स्कॉटिश लिल्ट. लिल्ट एज इन वे ऑफ स्पीकिंग. तो स्कॉटिश तरीका है उसका बोलने का. ठीक है, बिकॉज शी इज फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. राइट? सो माई स्पीच इज क्लियर. अब वो बताती है कि मैं साफ बोल क्यों पाती हूँ. रीजन क्या है? बिकॉज मैं बचपन से डेफ नहीं थी, है ना. राइट? बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11 साल की थी, तब तक मैं सुन पाती थी, तो इस वजह से मैं साफ बोल पाती हूँ. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन इसका मतलब ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो जाती कि भाई उसने फिर ये जो फ्रेंच था या जैपनीज थी ये कैसे सीखी. ये तो बाद में आके सीखी है ना. तो कुछ तो टैलेंट है बंदी में, कुछ तो खास बात है इसके अंदर. राइट? As for music, she explains, it pours in through every part of my body. कहते म्यूजिक है ना, मेरे रोम रोम में म्यूजिक है. बोले ये फ्लो करता है इन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. बोले मेरे खून में, मेरी रग रग में क्या है? म्यूजिक है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. टिंगल्स एज इन कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन. एज इन गुदगुदी टाइप का करता है. ठीक है, इट गिव्स अ टिंगलिंग इफेक्ट इन माई स्किन, कि जब मैं उसको सुनती हूँ तो मुझे गुदगुदी सी होती है. ठीक है, माई चीक बोन्स, मेरी चीक बोन्स में, एंड इवन इन माई हेयर. बोले मेरे बालों में भी होती है, समझ लो. सो आई कैन फील म्यूजिक इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ईच एंड एवरी सेल. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. कह रहे जब मैं जाइलोफोन भी बजाती हूँ ना, तो वो जो वाइब्रेशंस है, वो जो सेंस है साउंड का, वो मैं उस स्टिक से अपनी उंगलियों में फील कर सकती हूँ, फिंगर टिप्स पे फील कर सकती हूँ. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, मैं जब शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी.
और बोले जब मैं वो ड्रम्स के पास, ठीक है, व्हेन आई एम लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, लीनिंग क्या होता है यार, लीनिंग होता है एकदम झुकाव एक तरीके से, तो बोले कि मैं क्या कर सकती हूँ, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, आई कैन फील दैट रेजोनेंस, एकोज ऑफ साउंड, मैं वो साउंड की वाइब्रेशंस फील कर सकती हूँ, वो एको, वो गूंज फील कर सकती हूँ अपनी बॉडी में, फ्लोइंग ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, शी रिमूव्स हर शूज, बोले अगर लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है ना तो आई रिमूव माई शूज so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs, ताकि वो vibrations जो हैं वो मेरे नंगे पैरों से ऊपर, मेरे मतलब नंगे ये जो नीचे के तलवे होते हैं ना वहां से ऊपर मेरे पैरों में ट्रैवल कर सके. Oh my God, this is amazing, amazing or not? Tell me, isn't it amazing, right? क्या क्या लड़की है यार. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. कह रहे हैं कि आप देखोगे ना एवलिन को सुनना, it's a delightful feeling, मजा आ जाता है उसको सुन के, राइट. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. सो शी गॉट दिस अवार्ड, says master percussionist James Blade. James Blade क्या कहते हैं, God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. बोले भगवान ने बेशक उनकी सुनने की क्षमता जो है उनसे ले ली है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शायद इनको दिया है. And what we hear she feels far more deeply. और जो हम सुनते हैं ना वो ये फील करती है और हमसे भी बहुत ज्यादा गहराई से than any of us. बोले हम कुछ भी नहीं सुन रहे हैं जो ये फील कर रही है. Getting my point? So that is why she expresses music so beautifully and that is the only reason वो बोलते हैं कि ये इतना खूबसूरत तरीके से ये म्यूजिक एक्सप्रेस कर पाती है because she is feeling that thing. हम भी बोलते हैं ना कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बट जब तक हम एक्चुअल में उसे फील नहीं करेंगे, जब तक एक्चुअल में हम उसे करना नहीं चाहते, तब तक उसमें हम टॉप पर नहीं जा पाएंगे, है ना. तो जो भी करो बेस्ट करो, कब कर पाओगे, जब आप उसे फील करोगे, राइट. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. वो बोलती है भाई मैं वर्कaholic हूँ, मुझे काम करना बहुत जबरदस्त लगता है. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. वो कह रही है कि I have just got to work. बोले मुझे ना बस काम ही करना है, मुझे classical musicians से भी ज्यादा अक्सर काम करना है, but the rewards are enormous. लेकिन इसका जो reward मुझे मिलता है ना वो बहुत बड़ा है. Right, apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. तो बोले regular concerts तो वो करती है, but वो free concerts भी करती है prisons और hospitals में. So she is a good person also, है ना. She also gives high priority to classes for young musicians. और वो जो छोटे-छोटे ये बच्चे हैं ना, जवान बच्चे हैं जो अभी सीखना चाहते हैं, उनको भी बहुत क्लासेस देना पसंद करती है. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says She is a shining inspiration for deaf. अब ये जो बेथोवन फंड है डेफ बच्चों के लिए, वो कहता है कि ये एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, ठीक है, डेफ बच्चों के लिए. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, क्योंकि उसको देख के उन्हें ये रियलाइज होता है कि भाई ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं पहुंच सकते, राइट. लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते, उसको देख के उन्हें ऐसा फील होता है. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. बोले वो ऑलरेडी इतना कुछ एवलिन मतलब अचीव कर चुकी है कि उसकी उम्र के डबल के लोग भी वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, राइट. एंड शी हैज ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. अभी एक सेकेंड ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बहुत ही एक सेकेंड. जैसे कौन था, मतलब लाइफ में बहुत सारे ना ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं कि हमें ना मतलब ऐसा लगने लग जाता है कि ये वाला जो एज है ना, अभी जैसे मैं आपको जब से चैप्टर शुरू हुआ है तब से एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ना अपने पैशन को फॉलो करो, जो तुम्हारा मन करता है वो करो, उसको करोगे तो अच्छा रहेगा. बट ये वाली एज ऐसी होती है कि हमें अभी ना पता ही नहीं होता है. जैसे मुझे नहीं पता था 9th क्लास में या 10th क्लास में या 11th में या 12th में भी, तो मुझे लाइफ में करना क्या है, तो ये हमें कैसे पता चलता है,
समझे? ये हमें मतलब कैसे पता चल सकता है कि यार मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ या मैं डांस अच्छा कर लेता हूँ, या जैसे मुझे अभी तक लगता है कि ऐसी कोई चीज शायद मेरे अंदर ऐसा कोई खास टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, समझे? मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यार कुछ तो ऐसा होता है, लोग कितना अच्छा गाना गा पाते हैं, लोग कितने अच्छे पेंटिंग कर पाते हैं, लोग कितने अच्छे गाने लिख देते हैं, लोग इतनी जबरदस्त कहानियां बना देते हैं, लोग कितने क्रिएटिव होते हैं, लोगों को मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है यार जिसमें मुझे कभी कभी फील होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है ना। इट्स जस्ट जरूरी नहीं है भाई कि भाई आपके अंदर कुछ एक ऐसा बिल्कुल अलग ही चीज होगी, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो सकता है आपको पता नहीं लाइफ में कब जाके पता चले कि यार मैं इस चीज में अच्छा हूं, लेकिन हमें हमेशा ना जो चीज हम कर रहे हैं ना, अभी जैसे अभी आपका पढ़ाई करने का काम है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि भाई मैं अगर पढ़ रहा हूं ना तो मैं 100% बस अपने पढ़ाई में ही दूंगा। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ मान लो क्रिकेट भी खेल रहे हो, है ना, कई बच्चे होते हैं उनको पैशन होता है क्रिकेट खेलने का, ठीक है खेलो, बट मैनेज करो। फिर आपको चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी। हो सकता है एक नॉर्मल बच्चे से जो केवल पढ़ाई कर रहे हैं उससे डबल मेहनत करनी पड़े, फिर आपको लाइफ कहां ले जाती है वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके सिर्फ हार्डवर्क के हाथ में और आपकी किस्मत के भी हाथ में कहीं ना कहीं, मैं मानती हूँ, ठीक है। वो एक लक भी होता है कहीं ना कहीं जो आपको मदद करता है, बट वो लक कब काम करता है? जब आप हार्डवर्क करते रहते हो, व्हेन यू कीप पुशिंग योरसेल्फ, ठीक है। एक दरवाजा होता है जिसे हम खटखटा रहे और एक पॉइंट आता है जब हम उसे खटखटाना बंद कर देते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि शायद हम एक और बार उसको खटखटाते तो वो टूट जाता, राइट? और हम थककर गिर गए। बस ये हमें थककर ही नहीं गिरना है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम 100 बार तो उस पर मार चुके हैं ना, तो अब वो लूज तो हो गया है ना, समझे? तो ये समझना जरूरी है आपको। जरूरी, मैं ये नहीं बोल रही कि जैसे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हम सब वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नहीं, बट ये समझना जरूरी है कि जो हम कर रहे हैं ना उसमें हमें हमारा 100% देना जरूरी है। इफ यू आर डूइंग सो, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर क्या किन के बारे में बात हो रही है? जैसे वो बोल रहे हैं शी हैज ब्रॉट पर्क्यूशन। पर्क्यूशनिस्ट कौन होता है? बेसिकली पर्क्यूशनिस्ट होते हैं यार जो ये ना ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं जो हिट करके या शेक करके या स्क्रैप करके बजाए जाते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं उन्हें पर्क्यूशनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजा पाते हैं। तो शी हैज ब्रॉट पर्क्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। तो वो ये जो पर्क्यूशन था इसे ऑर्केस्ट्रा में सामने ला पाई, ठीक है, नाम दिलवाया, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और कहीं ना कहीं ये उसने बताया कि भाई ये बहुत ही प्यारा है, ठीक है, और इसे फील किया जा सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उसने इंस्पिरेशन दिया है किनको? जो हैंडीकैप्ड है लोग, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, राइट? और जो लोग उसको देखते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट एट लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और ऐसा ही नहीं है, उसने बहुत लोगों को सुकून दिया। एनॉर्मस प्लेजर एज इन अपने म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से लोगों की लाइफ चेंज किया, ठीक है? आया समझ में? Answer these questions in a few words or couple of sentences each. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, there is also part 2, ठीक है, बिस्मिल्लाह जी की कहानी, and that's really interesting, so don't go anywhere. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? Evelyn कितने साल की थी जब वो Royal Academy में गई थी म्यूजिक की? बताओ। Evelyn was not even 17 when she went to the Royal Academy of Music. Next one. When was her deafness first noticed? When was it confirmed? उसकी जो deafness थी वो first कब notice की गई थी, ठीक है, और कब confirm की गई थी? तो वो 8 साल की थी, I guess, right? 8 years old, and it was confirmed by the time she was 11. और कब confirm कर दी गई थी? 11 की जब वो हो गई थी तब teachers ने देखा कि marks कम हो रहे हैं धीरे धीरे, तब confirm किया गया। Who helped her to continue with music? What did he do and say? किसने उनकी मदद करी म्यूजिक को आगे कंटिन्यू करने में? किसने करी थी? एंड उन्होंने क्या कहा? रॉन फॉर्ब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। रॉन फॉर्ब्स ने उनकी मदद की थी। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड, उन्होंने उसका पोटेंशियल देखा और कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि कानों से मत सुनो एवलिन, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कोशिश करो किसी और तरीके से उसे फील करने की कोशिश करो। And that is the reason he began to tuning 2 large drums to different notes.
राइट और फिर उसने क्या बोला कि भाई वो जो हायर ड्रम है वो मैं ऊपर की तरफ फील कर पा रही हूँ एंड देन लोअर वाला मैं नीचे की तरफ, राइट? यस। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, ये हम करेंगे। पहले हम ये वाला पार्ट 2 कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। कौन नहीं जानता बिस्मिल्लाह खान जी को, है ना? बहुत ही बड़े शहनाई वादक थे ये। एंड द ऑस्पिशियस साउंड, आइए देखते हैं क्या कहता है ये। द थीम ऑफ पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो थे, उनकी कहानी, उनकी लाइफ की कहानी और उनकी लेगेसी के चारों तरफ ये चैप्टर रिवॉल्व करता है, सेकेंड पार्ट। रेनाउंड मतलब बहुत ही फेमस शहनाई प्लेयर एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और कहीं ना कहीं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, उसके ऊपर भी। इट हाईलाइट्स हिज जर्नी फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स टू इंटरनेशनल अक्लेम। ये जो चैप्टर है पार्ट 2 जो है, ये हाईलाइट करता है उनकी जर्नी फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स टू इंटरनेशनल अक्लेम, कि कैसे एक बिल्कुल जीरो से एक तरह से इन्होंने स्टार्ट किया था एंड कैसे ये अक्लेम एज इन प्रसिद्ध बने, राइट? इंटरनेशनल नेम, फेम, FAME, फेम इनको मिला। एम्फेसाइजिंग हिज डिवोशन टू म्यूजिक, जोर देते हुए कि कैसे उनका जो डिवोशन है, कैसे उनका डिटर्मिनेशन जो है म्यूजिक को लेके, उनकी कल्चरल हेरिटेज को लेके, एंड रिफ्यूजल टू लीव हिज होमलैंड, और कैसे उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपना होमलैंड छोड़ के नहीं जाऊंगा डेस्पाइट अपॉर्चुनिटीज। कितनी उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली इधर उधर जाने की। इट टचेस अपॉन ब्रॉडर थीम्स, और भी बहुत सारी थीम्स हैं जिनके ऊपर इस चैप्टर में बात हुई है, such as the richness of Indian cultural traditions, the significance of music in society। तो क्या म्यूजिक का इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, उस पर भी इन्होंने ध्यान दिया है, और इंडियन कल्चर के ऊपर भी कहीं ना कहीं बात की गई है। स्टार्ट करें, चलो। कैरेक्टर स्केच है, टैलेंटेड म्यूजिशियन थे, डेडिकेटेड अप्रेंटिस, कल्चरल एम्बेसडर, हम्बल एंड ग्राउंडेड, स्पिरिचुअल एंड डिवोट, रेजिलिएंट एंड पेट्रियोट। तो देशभक्त थे, बहुत ही डेडिकेटेड थे, टैलेंटेड थे, कल्चरल एम्बेसडर थे, मतलब अपने कल्चर को कहीं ना कहीं हर जगह प्रेजेंट किया करते थे, और उसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने नाम दिलाया, राइट? हम्बल थे, बहुत ही मतलब जैसे होता है ना कि एक इतना बड़ा नाम होने के बाद भी आप डाउन टू अर्थ है, आप ग्राउंडेड है, तो उस तरीके के एक इंसान थे, ठीक है? चलिए, रेजिलिएंट थे, ठान लेते थे किसी चीज को तो करके मानते थे, पेट्रियोटिक थे, देशभक्त थे, तो बहुत सारी चीजें थी इनके अंदर। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। अब जो औरंगजेब जी थे, उन्होंने क्या कर दिया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी जो है उसको बैन कर दिया था। क्यों? इन द रॉयल रेजिडेंस, अपने महल में। क्यों? फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। उन्हें लगता था कि इसका नहीं, बहुत श्रिल मतलब ऐसे बहुत तीखी, शार्प, अनप्लेजेंट साउंड है। एंड पुंगी बिकेम द जॉनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। भाई पुंगी, wind instruments which have reeds like the flute, the clarinet। कहने का मतलब पता है क्या है? जैसे कैसे समझाऊं मैं, जो पुंगी थी ना उस टाइम पे, वो किस चीज के लिए फेमस हो गई थी? आज भी आप देखोगे ना, पुंगी नाम ही एक अलग तरीके का हो जाता है ना? तो पुंगी बिकेम द जॉनरिक नेम बन गया, उस क्लास को नाम दे दिया गया जो ऐसे बनते थे, जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, जिनमें हम हवा से जिन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, ठीक है, विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट। जैसे फ्लूट में रीड्स होती है, फ्लूट तो सुना है आप सबने, तो पुंगी उन सभी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को नाम दे दिया गया था, ठीक है ना? हाँ, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। तो कुछ लोगों ने ये सोचा था कि एक दिन जरूर इसको जो ठीक किया जाएगा, यार ऐसा नहीं है, ठीक है? अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस। एक बार्बर था, ठीक है, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की परिवार से बिलोंग करता था, एंड हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसको रॉयल पैलेस में जाने के लिए क्या था,
मंजूरी थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, और उसने सोचा कि यार मुझे ना ये जो पुंगी है ना इसकी जो टोनल क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी मतलब यार ये जो इतनी गंदी सी आवाज करती है ना, मुझे कहीं ना कहीं इसकी आवाज को ठीक करना पड़ेगा, हो सकता है क्योंकि अभी तो इसको ऐसे माना जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज था बेटा, एक सेकेंड ना। यस, तो उसने बोला कि यार मुझे लगता है कि ना जैसे ये जो भी मतलब इस तरीके की ये जो पुंगी वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये जो हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, आपने देखी है ना पुंगी, ओ मेरी जा मेरे को मजनू बना कर, गाना सुना है ना? वो पुंगी ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें जो फ्लूट टाइप के होते हैं एज इन वो बांस के बने होते हैं, और अगर हम उसमें फूक मारते हैं तो वो उन वाइब्रेशंस से उनमें एक साउंड आता है, दैट इज पुंगी। तो फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, ये रीडेड नॉइस मेकर्स भी वही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ऐसे बनते हैं, ठीक है, उसी बांस की उससे बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, बोले अगर अभी इसमें से इतनी गंदी आवाज आ रही है, शार्प आवाज आ रही है कि पसंद नहीं आ रही, हमें कुछ ठीक करना पड़ेगा इसका। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. तो उसने क्या किया, अभी पुंगी ऐसी होती थी, यस, ठीक है, अभी उसने क्या किया, एक पाइप लिया, नेचुरल पाइप ही लिया, हॉलो स्टेम, बिल्कुल खोखली स्टेम थी वो, जो लंबी थी और ब्रॉडर थी, चौड़ी थी पुंगी से, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और 7 होल बना दिए उसके ऊपर, ठीक है, जैसे बांसुरी टाइप की होती है वैसी। When he played on it, जब उसने उसे बजाया, closing and opening some of these holes, open close करते हुए कुछ holes को, soft and melodious sounds were produced, बहुत ही मीठी और अच्छी आवाज जो है उसमें से आने लगी, अब वो तीखी आवाज नहीं आ रही थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed, और फिर उसने वो इंस्ट्रूमेंट जब महाराज के सामने बजाया तो सबको वो बहुत पसंद आया। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. अब ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अलग था पुंगी से, तो इसको एक नया नाम देना ही था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers, अब कैसे जो कहानी है और जो बातें हैं और कैसे इसका नाम शहनाई पड़ा, इट्स लाइक शाह के, है ना, एक रॉयल चैम्बर में ये बजाया गया था, शाह चैम्बर ये बजाया गया था इसी वजह से, और एक नाई एज इन बार्बर ने इसको बजाया था, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा था, इस तरीके से शहनाई पड़ा था इसका नाम, ठीक है। सो द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, अभी ये जो इसकी आवाज थी ना ये बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है। अभी क्यों मानी जाती है, गुड फॉर्च्यून लाती है, ऐसी मानी जाती है ना, हमारे शादी ब्याहों में भी बजती है ना शहनाई, and for this reason it is still played in temples and in an indispensable component of any North Indian wedding, हमारे यहाँ शादियों में भी बजाई जाती है ना, बस, तो ये एक ऐसी चीज है, indispensable component मतलब इसके बिना शादी नहीं हो सकती, इस टाइप का, अवॉइड नहीं कर सकते आप इस चीज को, ठीक है। so without which a piece of work cannot be done, शादी की शहनाई तो वो वही है कि इसके बिना शादी नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये शादियों में बजाई जाती है, टेम्पल्स में बजाई जाती है, इसीलिए ऑस्पिशियस मानी जाती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। एंसेम्बल बोलो, प्रोनाउंस्ड एज ensemble, ensemble, things here instruments considered as a group, मतलब 9 इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रुप फाउंड एट रॉयल कोर्ट, जो रॉयल कोर्ट में पाया जाता है, तो शहनाई जो है उन 9 इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप में से एक थी, ठीक है, ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, तो जो रॉयल कोर्ट में 9 इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं उस ग्रुप में से एक थी, ठीक है, उसको नौबत बुलाया जाता था, नौबत।
रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी तो ये केवल टेम्पल्स और वेडिंग्स में यूज किया जाता है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और ये जो क्रेडिट जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लाने का, ये बिस्मिल्लाह खान जी को ही जाता है. किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. तो ये उनका गांव होगा. एक 5 साल के बच्चे थे बिस्मिल्लाह खान जी, और ये क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा खेलते थे. ठीक है, एक पुराने तालाब के पास, ठीक है, दुमराव बिहार में. And he would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. तो सुन रहे हो आप क्या होता था कि वो रेगुलरली वहां पर जाते थे ना. पास में एक बिहारी जी का टेम्पल था, वहां पर भोजपुरी चटा गाने के लिए, और एंड में उनको एक बड़ा 1.5 किलो का 1.25 किलो का लड्डू मिलता था. ठीक है, जो वहां के लोकल महाराज देते थे. दिस हैपेंड 80 years ago. 80 साल पुरानी बात है. एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और बोले वहां से लेके कहां तक का सफर रहा है बिस्मिल्लाह खान जी का? भारत रत्न तक का. कहां तक का सफर रहा है? टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न. बोले भारत रत्न तक का सफर रहा है. कहां वो 1.25 किलो का लड्डू जीतते थे और फिर भारत रत्न तक उन्होंने जीता, है ना. सो बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. तो 21 मार्च को 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था, और ये एक बहुत ही वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, बिहार की एक बहुत ही जानी मानी फैमिली है म्यूजिशियंस की, उनसे बिलोंग करते हैं. एंड हिज ग्रैंडफादर रसूल बुक्स खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट. और जो रसूल बॉक्स खान जी थे वॉज द शहनाई नवाज, वो शहनाई नवाज थे भोजपुरी राजा के कोर्ट के, उनके दरबार के. एंड हिज फादर पैगंबर बॉक्स, और जो उनके पापा पैगंबर जी थे, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और भी जो पापा के साइड के पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. वो भी बहुत बड़े शहनाई वादक थे. तो पूरा ही परिवार जो है वो कहीं ना कहीं म्यूजिशियन था, और इसी वजह से बिस्मिल्लाह जी भी इसी कहीं ना कहीं फील्ड में आगे गए और उन्होंने इतना नाम कमाया. तो पापा भी देख सकते हो आप, ठीक है, और कैसे उनके पापा, उनके दादाजी सब शहनाई वादक ही थे, राइट. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. तो भाई जल्दी ही म्यूजिक में लग गए थे ये, ठीक है. एंड एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, और 3 साल के थे जब उनकी माँ उन्हें अपने मामा के घर लेकर गई इन बनारस. बनारस में बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. तो वो कहीं ना कहीं जब उसने देखा अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए, तो वो भाई एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, फैसिनेट हो गए. एंड सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही उन्होंने फिर अपने अंकल के साथ काम करना शुरू कर दिया. अली बॉक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, जो बनारस के विष्णु टेम्पल में करते थे, बजाते थे इसको. वेयर बॉक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहां पर उनको क्या किया गया था? शहनाई बजाने के लिए रखा गया था, या उनका काम था वहां पर. अली बॉक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. वो शहनाई बजाते और घंटों तक वो वहां पर उन्हें देखते, ठीक है, और वो हिलते नहीं थे वहां से, उन्हें इतना पसंद आ गया था वो. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया? प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया शहनाई बजाने का, और सारा दिन वो बैठे रहते थे और प्रैक्टिस करते थे. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और बोले कि उसके बाद बहुत साल तक, आने वाले सालों तक, बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, और गंगा के घाट, वो उस नए नौजवान अप्रेंटिस जो सीख रहा था, ठीक है, उसकी फेवरेट जगह बन गए थे, जहां पर वो अकेले बैठकर शहनाई बजाते थे. So the flowing waters of the Ganga inspired him to improvise. वो बहता पानी गंगा का कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता था कि वो इम्प्रोवाइज करें, उसे बेहतर करें, एंड इन्वेंट रागाज
और राग जो होते हैं और नए नए राग इन्वेंट करें दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जो इससे पहले तक शहनाई की पहुंच से बाहर बताए जाते थे। तो वो अकेले घंटों बैठ के प्रैक्टिस करते थे और नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे थे, ठीक है, पुशिंग हिज लिमिट्स एंड पुशिंग द लिमिट्स ऑफ शहनाई ऑल्सो, राइट। सो एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। फिर जब 14 साल के हुए ना तो वो अपने अंकल के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए जो इलाहाबाद में हुई थी। एंड एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक। और जब उनका खत्म हुआ ना, तो जब उन्होंने वहां पे अपना परफॉर्मेंस खत्म किया तो कहीं ना कहीं वहां पर जो उस्ताद फयाज खान थे उन्होंने उस बच्चे की कमर थपथपाई और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। बोले मेहनत कर, तू एक दिन कर लेगा, देखना तू। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, और जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ 1938 में लखनऊ में, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और वो था जब बिस्मिल्लाह जी का टाइम आया, समझे। एंड ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो जल्दी ही सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए थे ऑल इंडिया रेडियो पर। तो धीरे धीरे होता है यार सब कुछ। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, बिस्मिल्लाह बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। वो पहले बने जो नेशन को ग्रीट कर पाए, राइट, अपनी शहनाई से, ठीक है। With his शहनाई he poured his heart out into राग कफी from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जब वहां से सब लोग थे और इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहां पे उन्हें लगा नहीं, वहां उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया एक तरीके से अपनी शहनाई से, ठीक है। उन्होंने ग्रीट किया, उन्होंने वहां पे सबको मुबारक दी एक तरीके से कि हम आजाद हो गए। और वहां पर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जहाँ पे अपनी डेस्टिनी वो ये वाली थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच दी थी, तो ये उस दिन की बात की जा रही है। और मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना ओवरवेल्म हो गई हूँ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग लाइफ में इतना कुछ कर ही नहीं रहे हैं जितना ये लोग कहीं ना कहीं करते हैं। मुझे बताओ आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या आप लोग अभी, आपका एज क्या है? और बिस्मिल्लाह जी इस एज में देखो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे बिस्मिल्लाह जी इस एज में? आप लोग कर रहे हो ये सब कुछ? कर रहे हो क्या? यस, ओके। Very nice. Yes. So, अभी मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनके अंदर कोई एक सर्टेन टैलेंट है और वो उस टैलेंट को फॉलो करना चाहते हैं। है कोई ऐसा बच्चा क्लास के अंदर? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, किसने जवाहरलाल नेहरू जी की ये वाली स्पीच सुनी है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? सुनी है क्या किसी ने? हाँ, मुझे लगता है ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एज एन, पता है, ये वो वाली चीज हो गई कि हमने कहीं ना कहीं ट्रिस्ट एज एन, एक होता है ना, एक मुलाकात, एक छुपी हुई या सीक्रेट मीटिंग, इट्स लाइक दैट। सो ट्रस्ट विद डेस्टिनी का मतलब है कि हमने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि हम एक दिन आजाद होंगे और आज वो दिन आ गया है, इस तरीके का। तो एक ऐसा वादा हमने किया था, है ना, और आज वो वादा पूरा हो रहा है, इट्स लाइक दैट। तो वो वाली स्पीच उन्होंने दी थी।
बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बोले उन्होंने बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, इंडिया में भी दिए हैं, अब्रॉड बाहर भी बहुत सारे दिए हैं। एंड हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर खान वाज सो टेकन इन बाय द master that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उनका जो फर्स्ट ट्रिप था बाहर, जब वो अफगानिस्तान गए, जहां पर किंग जहीर शाह जी ने उनका जब सुना, सो टेकन इन बाय एज इन इतने खुश हो गए वो कि उन्होंने उनको प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स गिफ्ट किए थे, मतलब बहुमूल्य समझ लीजिए। एंड अदर सुवेनियर्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस पर्सन, जब आप यादगार के तौर पर कोई चीज देते हैं, ठीक है। सो द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। तो बोले ये अकेले नहीं थे जो फैसिनेट हो गए थे इनके म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज ऑल्सो सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले कि जो विजय भट्ट जी थे वो भी बहुत इम्प्रेस हो गए थे, ठीक है। बिस्मिल्लाह जी ने जब एक फेस्टिवल पे प्ले किया था अपना शहनाई, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक मूवी का नाम भी रखा है इस इंस्ट्रूमेंट के पीछे जिसमें था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, बड़ी हिट थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, ये उनका ही गाना है उस मूवी में, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। मतलब इतना फाड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड उन्होंने, ऐसा गया था ये गाना। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड एज एन ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, ठीक है। तो वो जो दुनिया थी और उसके अंदर जब उन्हें वो ह्यूज सक्सेस मिला, उसके बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, लेकिन उनको केवल 1 से 2 ही प्रोजेक्ट्स जो है वहां पर मिले, ठीक है। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासाज कन्नड़ा वेंचर सनधि अपन्ना, इसमें ही इन दो में ही उनको काम मिला, इसके अलावा नहीं मिला, जबकि इतने बड़े हिट दिए। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, कि बोलते मैं इनसे नहीं काम कर सकता, ये अलग है, ये आर्टिफिशियल लोग है, ग्लैमरस वर्ल्ड है, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। ही सेज विद एम्फेसिस, और ये इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं। तो ज्यादा काम इन्होंने नहीं किया, मिला नहीं, या पता नहीं इन्होंने किया नहीं, ठीक है। बट इनका म्यूजिक केवल ये 2 जगह ही सुनने को मिला, इसके बाद सुनने को नहीं मिला। अवार्ड्स इन रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, भाई अवार्ड्स हुआ या नाम बनाना हुआ, बहुत जल्दी जल्दी आया इनके पास और बहुत भारी मात्रा में आया। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। तो इन्हें लिंकन सेंटर हॉल में भी बुलाया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फर्स्ट इंडियन बने थे ये वहां जाने वाले। एंड ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर। अभी ये ना अलग अलग जगहों के नाम दे रखे हैं जो उस टाइम पर बहुत फेमस होते थे, जहां बहुत गिने चुने टैलेंटेड लोगों को बुलाया जाता था, और बिस्मिल्लाह जी जो थे वो वहां पर जाने वाले वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, ऐसे बने थे, ठीक है। तो सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और इतना नाम हो गया था उस समय पर इनका अंतरराष्ट्रीय तौर पर कि एक ऑडिटोरियम भी इनके नाम पर रखा था तेहरान में, तहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। समझ गए? आ गई तहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये नाम रखा गया था उसका तेहरान में उस ऑडिटोरियम का। तो ये आप देख लो कि कितना इनको फेम मिल रहा था, प्यार मिल रहा था। क्लियर? National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. ये सारे अवार्ड्स उनको दिए गए, पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, पद्म विभूषण, सारे अवार्ड्स उनको मिले। एंड इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 में उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा, भारत रत्न दिया गया, विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said। coveted मतलब much desired, कि वो चाहिए था शायद उनको वो recognition, मतलब ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड ये मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत प्यार करते थे। All I would like to say is teach your children music। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, एंड इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। और अब तो वेस्ट से भी लोग हमारा म्यूजिक सीखने के लिए आ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने बच्चों को ये सिखाएं, राइट?
In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras. अब बहुत सारी जगह वो ट्रैवल कर चुके थे ऑल ओवर द वर्ल्ड. खान साहब जो थे, एज ही फॉन्डली कॉल्ड, जिससे उन्हें बुलाया जाता था, खान साहब नाम से वो फेमस थे, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस. वो बनारस से बहुत प्यार करते थे एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. और वो उनके लिए उनकी बेस्ट जगह थी. पूरी दुनिया में मैं सब ट्रैवल कर चुका हूं, पर ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है, वो बोलते हैं. ठीक है. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए. एक स्टूडेंट था उनका, वो चाहता था कि भाई वो शहनाई स्कूल जो है यूएसए में वो हेड करे. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस. और उसने बोला, सर मैं बनारस का एटमॉस्फेयर रिक्रिएट कर दूंगा यहाँ पे. ठीक है. बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, मैं वो वाले टेम्पल्स बनवा दूंगा यहाँ पे. While in Banaras, I miss the unique matha of डुमराव. अब वो बोलते हैं कि जबकि बनारस में आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव. बोले डुमराव का वो जो मट्ठा है वो मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूं. बट खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने उसे बोला, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. बोले तुम सब कुछ कर दोगे वहां पर क्या तुम मेरी गंगा मैया को ला सकते हो? Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. बोले यही रीजन है, मैं जब भी कभी विदेश में होता हूँ या कहीं भी होता हूँ, मैं हमेशा अपने देश को, yearning to see हिंदुस्तान, हमेशा मेरा मन करता है कि मैं हिंदुस्तान को देखूं, जाऊं वहां पर. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. बोले जब मैं मुंबई में होता हूं तो भी मैं बनारस के बारे में ही सोचता हूं, गंगा के बारे में सोचता हूं. And Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. और वो बोलते हैं साफ कि लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल. भाई बिस्मिल्लाह खान जी की जो जिंदगी है ना, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. कि हमारा जो हेरिटेज है, जो कल्चर इंडिया का, वो कितना रिच है. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. आप सोचो कि कैसे one that effortlessly accepts, जो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि मैं एक मुस्लिम हूं, ठीक है, डिवोट मुस्लिम हूं, भाई मैं कट्टर मुस्लिम हूं समझ लो, ठीक है, उनके जैसा कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई. मैं बहुत आराम से शहनाई बजा लेता हूं हर सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में. तो सोचो कि हमारा ये जो देश है ये कितना रिच है. ठीक है. एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. बहुत लंबे समय तक वो बीमार रहे और फिर उनकी मृत्यु हो गई 90 की एज में. He was given a state funeral and the government of India declared one day a national mourning. और कहीं ना कहीं एक दिन उनके नाम पर क्या रखा गया, शौक रखा गया सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े इंसान थे, भारत रत्न उन्हें मिला हुआ था. राइट. तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने देखा द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में और बहुत सारी चीजें हमने जानी कि कैसे लोगों ने म्यूजिक को अपना लाइफ बनाया, प्लस अपने कल्चर को नहीं भूले. एंड अगर आपको भी आज का ये लेक्चर पसंद आया और आपको भी लगता है कि हाँ आप भी लाइफ में कुछ कर सकते हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ठीक है. और कॉमेंट करके जाओ जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाऊंगी क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.